अजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज चर्चा होने वाली है भारत में चाइल्ड केयर वर्कर्स की कंडीशन के बारे में और कैसे करके इस कंडीशन में सुधार लाया जा सकता है। जब भी हम चाइल्ड केयर वर्कर्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सीधे सीधे जो पिक्चर आता है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। जब भी हम बात करते हैं चाइल्ड केयर वर्कर्स की तो इसका मतलब ये है आंगनवाड़ी में काम करने वाली जो कार्यकर्ता हैं उनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। एक बात यहाँ पर और भी ध्यान में रखना है दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि किसी दूसरे के घर में जाकर के उनकी बच्चों की देखभाल करती। एक चीज हमने देखे हैं, तो एक प्रकार से ये भी चाइल्ड केयर हो गया। लेकिन गरीब लोगों का क्या होगा? गरीब लोग तो दिन भर काम में लगे रहते हैं, मिस्त्री के काम में लगे हैं, कहीं फैक्ट्री में जाते हैं कमाई करने के लिए, कहीं दिन दिन भर पूरा खेती किसानी में लगे रहते हैं। तो ऐसे में उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? इसके लिए सरकार ने आंगनवाड़ी की व्यवस्था करी है। सरकार का कहना है कि आंगनवाड़ी आप भेज दीजिए, यहाँ पर बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, उनको न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करे जाएंगे। इसके अलावा बच्चे आपस में मेल जोल रख के खेलेंगे कूदेंगे, उनका मानसिक और शारीरिक विकास होगा। इस चीज को प्रमोट करता है यूनाइटेड नेशंस। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल तक देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है। 24 जुलाई 2023 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एडॉप्ट किया है एक रिजोल्यूशन, जिसके माध्यम से डिक्लेयर किया गया है 29 अक्टूबर को, ठीक है, हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट के तौर पर मनाया जाएगा। इससे क्या होता है, जो लोग भी बच्चों की केयर में लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा हम प्रोत्साहित करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, उनके काम को बढ़ावा दें। इसलिए 29 अक्टूबर को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट। ये रिजोल्यूशन लाया गया है, इसका क्या मतलब है? ये रिजोल्यूशन बताता है कि भाई जो कंप्रहेंसिव केयर एंड सपोर्ट पॉलिसीज हैं उनका कितना ज्यादा रोल होता है, क्योंकि आज के समय में इस प्रकार की जो केयर की व्यवस्था है वो रिड्यूस होते जा रही है। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एंड वैल्यूइंग अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क। इसके साथ ही साथ जो अनपेड केयर है, डोमेस्टिक वर्क है, उसको कैसे करके हम वैल्यू दें, इस बात का भी यहाँ पर रिकॉग्निशन किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमें पता चलता है दोस्तों कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें रहने वाले सभी लोग, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो ओल्डर पर्सन हो, इसके अलावा पर्सन विथ डिसेबिलिटीज मतलब दिव्यांग लोग, इन सभी की वेल बीइंग की यहाँ पर बातचीत करी जाती है, इस चीज को रिकॉग्निशन दिया जाता है। अब बात होती है दोस्तों अनपेड वर्क बाय वुमेन एंड एडोलसेंट की। ज्यादातर जो केयर का काम है एंड डोमेस्टिक जो वर्क है वो कौन करता है? वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स करती है। जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, पैसे वाले लोग जो होते हैं, वो अपने घर में आया लगा के रखते हैं ताकि बच्चों की देखभाल हो जाए। माँ भी बिजी है, पापा भी बिजी हैं, ऐसे में वो लोग किराए से लेडीजों को रखते हैं ताकि बच्चों का केयर हो सके। ज्यादातर काम किया जाता है वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स के द्वारा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है, ये जो काम कर रही हैं इस काम के ऊपर सरकार का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। कितना पैसा मिलना चाहिए, कितने घंटे इनको काम करना चाहिए, ऐसी कोई भी कहना चाहिए कंडीशन सरकार की तरफ से अभी तक इनके लिए तो नहीं रखी गई।
इसके अलावा इनका जो अनपेड वर्क है, इसको हमारा जो नेशनल स्टैटिक्स है, इसको इनविजिबल रखा जाता है। ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है हमारे देश की जीडीपी में। साथ ही साथ इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। महिलाएं जो काम कर रही हैं, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी मेकिंग है, इसमें हम इस चीज को शामिल नहीं करते। लेकिन इस आवाज को हमारे बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं हिस्ट्री में, जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है कि महिलाओं को भी अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। उनमें से ताराबाई मोडाक हैं। इसके अलावा गिज्जूबाई बधेगा। ये वाली जो पिक्चर नीचे आप देख रहे हैं, वो गिज्जूबाई बधेगा की है। तो इंडिया में काफी लंबी हिस्ट्री रही है केयर प्रोविजंस की। कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी खोले गए थे आउटसाइड द फैमिली, इमर्जिंग इन द लेट उन मतलब 19वीं और 20वीं शताब्दी में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं खोली गई थी। इतिहास में भी हम देखेंगे, जैसे कि आज के समय में आंगनवाड़ी काम करती है। और ये जो चीज है किन्हीं मदद से हो पाई है, ताराबाई मोडाक एंड गिज्जूबाई बधेगा के माध्यम से ही हो पाई है। ये आप देख लीजिए, पिक्चर में भी इस चीज को बताया जाता है। इसके बाद मॉडर्न टाइप की चाइल्ड केयर प्रोविजनिंग इमर्ज होकर के आई थी आजादी के बाद में। जैसे ही भारत आजाद हुआ, तो जो चाइल्ड केयर का पिक्चर है, हमें बिल्कुल पूरा अलग ही दिखाई दिया था। जिसमें जो अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस है, ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ है एज मॉडर्न चाइल्ड केयर प्रोविजनिंग इमर्ज पोस्ट इंडिपेंडेंस। एक चीज ये है, जो बेटर प्रैक्टिसेस थी, जो कहना चाहिए कि पहले जो तरीका था वो कहीं ज्यादा अच्छा था, लेकिन एप्रोप्रिएट जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिक्लाइन हो गई हैं आजादी के बाद से। आजादी के बाद से उतना अच्छा कहना चाहिए चाइल्ड केयर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न चाइल्ड केयर है, ज्यादातर प्राइवेट है, वॉलंटरी सेक्टर में, एंड लो इनकम फैमिलीज, दोज हु नीडेड चाइल्ड केयर सर्विसेज द मोस्ट वर एक्सक्लूडेड। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके बच्चों का क्या हो रहा है? क्या उनके बच्चों को कोई बाहर से आकर के चाइल्ड केयर कर पा रही है? कोई लेडीज या फिर कोई लड़की आकर के उनकी चाइल्ड केयर कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास में इतने पैसे नहीं रहते हैं। दूसरी बात यह है, ऐसी जो मदर्स हैं, अपने बच्चे को फीडिंग भी अच्छी तरीके से नहीं करा पाती, क्योंकि उनके पास में टाइम कम रहता है। अब मीना स्वामीनाथन के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, उनके योगदान को हाईलाइट किया जाता है। एक रिपोर्ट है, स्टडी ग्रुप ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द प्री स्कूल चाइल्ड। डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड, जिसको सबमिट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1972 में। इसमें मीना स्वामीनाथन भी रही थी। ये एज ए कन्वेनर के रूप में काम कर रही थी, और इन्होंने ही ट्रांसफॉर्म कर दिया था हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड केयर सर्विसेज को हमारे पूरे देश में। मतलब सबसे बड़ा योगदान कहना चाहिए इन्हीं का रहा है। महिलाओं ने हमारे देश में चाइल्ड केयर सर्विस की जो व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से ऐतिहासिक रूप से बदल दिया था। यहाँ पर उन्होंने क्लियर सोशल जस्टिस एजेंडा सरकार के सामने रखा, जैसे कि बच्चों के, पार्टिकुलरली जो छोटे बच्चे हैं, उनके हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाए। दूसरी बात उन्होंने बोला था, न्यूट्रिशंस की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने बात किया था दोस्तों, द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ यंग चाइल्ड स्पेशली फ्रॉम पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो तीन गोल उनकी तरफ से रखे गए थे। सबसे पहला तो है हेल्थ, दूसरा है न्यूट्रिशन, तीसरा है डेवलपमेंटल नीड्स।
यहीं से इमर्ज होकर के आया था आईसीडीएस प्रोग्राम 1975। इसी का रिजल्ट ये रहा है कि सरकार ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम लॉन्च किया था, जिसको शॉर्टकट में आईसीडीएस बोलते हैं, 1975 में। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम माना जाता है आज के समय का, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जहां पर आप देखेंगे दोस्तों, लगभग 1.5 मिलियन आंगनवाड़ी चाइल्ड केयर सेंटर पूरे इंडिया में खोले गए हैं। कितने? 1.5 मिलियन आंगनवाड़ी, मतलब चाइल्ड केयर सेंटर। इसके अलावा 23 मिलियन चिल्ड्रन यहाँ पर रह जाते हैं, एंड सर्विस बाय अराउंड 2.4 मिलियन आंगनवाड़ी वर्कर। डेढ़ डेढ़ मिलियन आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए, 23 मिलियन बच्चे यहाँ पर जाते हैं, एंड 2.5 मिलियन आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर काम करती हैं। ये डाटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम में आएगा। इसके अलावा यदि हम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हिसाब से बात करें तो आने वाले समय में 60 मिलियन के लिए हमें व्यवस्था करना पड़ेगा 2030 तक। This number is likely to almost double to 2.6 million center with over 5 million workers. इसके अलावा लगभग लगभग हमारे पास में होना चाहिए 2.6 मिलियन सेंटर, एंड लगभग लगभग हमारे पास में 5 मिलियन वर्कर की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। इसके बाद फिर जो केयर वर्कर्स हैं, उनके काम को अभी भी कहना चाहिए अंडर पेड एंड अंडर वैल्यूड रखा गया। केयर वर्कर्स हैव रिमेन्ड अभी भी अंडर पेड। इसका मतलब ये है, यदि पहली हम बात करें दोस्तों, जो महिलाएं दूसरे के यहाँ पर आया के रूप में काम करने जाती हैं, उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए जाती हैं वो, और दूसरी बात हमारे यहाँ पर जो इंडिया में आंगनवाड़ी के सेंटर खोले गए हैं उनके लिए यदि बात करें तो इनको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल पाता है। यही सब है जिसके चलते चलते जो आईसीडीएस प्रोग्राम है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आंगनवाड़ी में प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, उसका यही सब रीजन। अब आंगनवाड़ी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि बच्चों का हेल्थ चेकअप करना, उनको टीके लगाना। इसके अलावा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करा जा रहा है, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन भी दी जा रही है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है, एंड कुछ कुछ रेफरल सर्विस भी आंगनवाड़ी में होते हैं। तो आईसीडीएस के ऊपर प्रेशर इसलिए है कि तेजी के साथ में आंगनवाड़ी खोले जाने जरूरी हो गए। तेजी के साथ में हमें एक्सपांड करना पड़ेगा ताकि हम इंश्योर कर सकें यूनिवर्सल कवरेज को। ठीक है, हैज लीड टू ए लोअर इम्फेसिस ऑन प्री स्कूल सर्विस ट्रेनिंग। इसके अलावा इन सर्विस ट्रेनिंग टू बिल्ड competencies of care workers in practice based learning that is crucial for quality child care। बच्चों को हम सिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस पर आधारित लर्निंग उनको सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आंगनवाड़ी में जो पहले काम करते थे टीचर्स लोग, उनकी यहाँ पर बात करी जा रही। दिस इज पार्शियली ड्रिवन बाय परसेप्शन ऑफ अर्ली ईयर्स टीचर्स एज केयरर्स। मतलब पहले के जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं थी, वो एज ए टीचर भी हैं, एज ए केयर गिवर भी हैं, एंड ये लोग एड्रेस कर देते हैं बच्चों की जो प्राइमरी नीड है, जैसे कि उनको फूड में क्या खाना चाहिए, क्या देना है, इसके अलावा साफ सफाई कैसे रखना है, कब इनका टीका लगना है कि नहीं लगना है। पहले के जो टीचर थे
उतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे। लेकिन आज के समय में यदि हम इनको ट्रेनिंग देते हैं तो इन सारी बातों में जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो और भी ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। लेकिन इनके जो रोल है इसको हमें वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजन। As not treated as a professional workers results not just in low pay। इनको प्रोफेशनल वर्कर के तौर पर सरकार मान्यता नहीं देती है। इसका रिजल्ट ये है कि इनको पैसा कम दिया जाता है। लेकिन लैक ऑफ अटेंशन टू वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग पैड लीव। इसका मतलब ये है आंगनवाड़ी में यदि कोई कार्यकर्ता काम कर रही है तो छुट्टी में जाएगी तो जितने दिन की छुट्टी रहेगी उतने दिन की अटेंडेंस उसकी काट ली जाएगी। तो इनको पेड लीव प्रोवाइड करना जरूरी है। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलने चाहिए, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन मिले, मेडिकल की सुविधा मिले। इसके अलावा कुछ अपॉर्चुनिटीज भी देना पड़ेंगे फॉर करियर एडवांसमेंट। ऐसा ना हो कि ये तो बस कार्यकर्ता बनकर ही जाके वहीं रह जाए। इसके साथ ही साथ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इनका होना चाहिए। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर इनको पैसा केवल कितना दिया जाता है, 8,000 से 15,000 रुपया पर महीना दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया है कि आप 500 रुपया मैक्सिमम उनको एक दिन का दे रहे हैं, जबकि काम तो वो पूरा ही कर रहे हैं 8 घंटा। दूसरी बात यह है कि इतने इम्पोर्टेंट काम वो कर रहे हैं जो काम बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स करते हैं, ये काम आंगनबाड़ी वर्कर कर दे रही हैं। लेकिन उनको दिहाड़ी मजदूर की तरह पैसा दिया जाता है और वैसे ही उनको ट्रीट भी किया जाता है। इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है बच्चों और महिलाओं के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। कैसे ज़्यादा पड़ता है? एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम गांव की तरफ में जाते हैं तो खेती यदि खेती में सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, फसल बर्बाद हो जाए, ठीक है, अब इनको कमाने के लिए शहर जाना पड़ेगा क्योंकि गांव में कोई साधन नहीं है कमाई करने का। शहर जाते हैं, शहर में रूम का किराया देना है, बिजली बिल पटाना है, खाने पीने की व्यवस्था करना है, बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको स्कूल भेजना है। मतलब पुरुषों के साथ ही साथ महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिला करके काम करना यहाँ पर पड़ जाएगा। अब पुरुष की जब हम बात करते हैं तो इनका उद्देश्य है कमाना, लेकिन महिलाओं के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ते जा रहा है, तो महिलाएं भी क्या काम करती हैं, वो भी काम में निकल पड़ती हैं। उनको घर का भी काम करना है और बाहर का भी काम करना है। सूखे की कंडीशन में कई किलोमीटर तक उनको पैदल जाना पड़ता है। इसके अलावा लकड़ी कंडा लाने के लिए भी उनको दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता है। इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली उनकी लाइफ में असर डालता है। वहीं यदि हम क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो गुड क्वालिटी चाइल्ड केयर सर्विसेज है, गांव हो चाहे वो अर्बन में रहने वाले गरीब लोग हों, सब जगह चाइल्ड केयर की जो व्यवस्था है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जो पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन के बच्चे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वो घर में उतनी ज्यादा केयर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो उनके खान पान की व्यवस्था की हो, चाहे उनके थोड़ी बहुत घर में पढ़ाने की व्यवस्था। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे समय में गरीबों के ऊपर ही सबसे ज्यादा मार पड़ती है, चाहे वो फ्लड्स हो चाहे वो ड्रॉट्स हो। हेल्थ एंड केयर सर्विसेज ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दे कन्फ्रंट reduced access to health and care services alongside diverse and healthy.
ऐसे समय में पता चलता है कि हेल्थ और केयर सर्विस कितनी महत्वपूर्ण है। इसको डाइवर्स करना, बच्चों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बीच बीच में मैन एंड वुमेन के बीच में जो गैप है, चाहे वो सैलरी को लेकर के हो, चाहे वो काम को लेकर के हो, यहाँ पर बताया जाता है। जैसे कि हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये सजेस्ट करता है कि इक्वल शेयरिंग ऑफ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वुमेन एंड मैन के बीच में किसी भी हाउस होल्ड। मतलब बच्चों की जो देखभाल और केयर है वो खाली वुमेन्स के ही हवाले हमको नहीं छोड़ना चाहिए कि घर में जैसे आने लोग हैं और बच्चे हैं उनकी देखभाल महिलाएं करेंगे। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते बहुत सारे जो लोग हैं माइग्रेट कर जाते हैं अपने रूरल होम से अर्बन सेंटर की तरफ सर्च ऑफ वर्क में। तो मतलब पहले ही हम लोग चर्चा किए हैं कि जब भी क्लाइमेट चेंज का असर खेती बाड़ी के ऊपर पड़ेगा तो बहुत सारे जो लोग हैं काम नहीं होने की वजह से चले जाते हैं शहर कमाई करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी भी चीजें हैं जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक ने किस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और चाइल्ड केयर की व्यवस्था को प्रभावित किया था, हम अच्छी तरह से देखें। क्योंकि अब बच्चे फिजिकली आंगनवाड़ी भी नहीं जा पा रहे थे, ऐसे में जो आंगनवाड़ी की सेवाएं हैं पूरी तरह से बाधित हो गई। माइग्रेशन की ही यहाँ पर चर्चा हो रही है कि माइग्रेशन के चलते चलते जब भी कोई फैमिली माइग्रेट करती है शहर की तरफ, तो जो हायर कॉस्ट है लिविंग की, मतलब रहने के लिए किराए का घर चाहिए, बिजली भी किराए का, पानी भी किराए का, सारी चीजें किराए की, मतलब उनको खरीद कर ही खाना है और रेट भी उनका ज्यादा रहता है गांव के अपेक्षा। इसी के चलते चलते महिलाओं को वर्क ढूंढना पड़ता है। अब वो फिर काम धाम में लग जाती हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वर्क ढूंढेंगी, केयर वर्क ढूंढेंगी इन द होम्स ऑफ मिडिल क्लासेस। इसका मतलब ये है किसी के घर में साफ सफाई करने चली गई, किसी के घर में खाना बनाने के लिए गई हैं, झाड़ू पोछा करना है, या फिर किसी बच्चे की देखभाल करना है। इस प्रकार के काम की तलाश में रहती हैं महिलाएं। अब दूसरे के बच्चों की केयर तो वो कर रही हैं, लेकिन खुद के बच्चों का क्या होगा? ऐसे में आंगनवाड़ी सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। There is, however, little care provision for their own children, with only 10% of आंगनवाड़ी centers currently functioning in urban areas। क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों का महत्व गांव में ज्यादा है, लेकिन शहर में तो आंगनवाड़ी के जो केंद्र हैं ढूंढने से भी नहीं मिलते। 10% ही आंगनवाड़ी केंद्र काम कर रहे हैं यदि आप शहर की तरफ में जाते हैं। इसके अलावा वर्किंग आवर्स और ऑफ वुमेन की बात करें, ठीक, कि ये कार्य के जो घंटे हैं महिलाओं के ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम यूज का डेटा यदि हम उठा करके देखें, इंडिया 2024 सर्वे की बात करें, जिसमें पता चलता है कि 426 मिनट एक दिन में, मतलब लगभग लगभग 7 आवर्स अनपेड डोमेस्टिक वर्क एंड केयर वर्क करती हैं महिलाएं, 426 मिनट एक दिन में। वहीं जो पुरुष हैं लगभग लगभग 2 घंटे ही इस प्रकार के काम करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से डेटा प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 426 मिनट एक दिन में, मतलब 7 आवर्स एवरेज अनपेड डोमेस्टिक वर्क किया जाता है महिलाओं की तरफ से, और 163 मिनट, मात्र 2 घंटे ही पुरुष लोग घर में इस प्रकार के कामों में लगे हुए हैं। अब इन सारी चीजों को यदि हम मिला देते हैं तो इससे जो हिस्सा है अनपेड वर्क का वो हो जाता है 15 से 17% हमारी जीडीपी का, और इस चीज को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते। इसके बाद मदर केयर एंड फीडिंग की जब हम बात करते हैं,
बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि क्लियर लिंक है मदर्स लैक ऑफ टाइम फॉर केयर एंड फीडिंग एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एज विजिबल इन persistently हाई चाइल्ड स्टंटिंग लेवल एट ओवर 35%। इसका मतलब ये है कि माता अपने बच्चे को कितना टाइम दे रही है फीडिंग के लिए, उसकी केयर के लिए, इसका सीधा सीधा जो असर है बच्चे की हेल्थ के ऊपर पड़ता है। स्टंटिंग की बात कर लें, ठीक है, मतलब हाइट उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितनी बढ़ना चाहिए। जैसे चाइल्ड स्टंटिंग का जो आंकड़ा है वो 35% से भी ऊपर चला गया है। किसकी वजह से? क्योंकि महिला अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही है, महिला अपने बच्चों को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं कर पा रही। इससे वजन कम होना, हाइट कम होना जैसे लक्षण हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा मिनिमम जो न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए बच्चों, मात्र 11% बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 6 मंथ से 23 मंथ के बीच में है। ऐसे बच्चे मात्र 11% ही हैं जिनको मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट मिल पा रही है। ये डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से लिया गया है। इसी इन्हीं सब को देखते हुए भाई हमें याद आता है कि नहीं, आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद सरकार ने कुछ अवार्ड्स भी चालू करी हैं। इंडिया चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मोबाइल क्रिचेस एंड फोरम फॉर द क्रिचेस एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज, शॉर्टकट में फोर्सेस जिसको बोला जाता है, इसने ऑर्गेनाइज किया था इंडिया चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड्स ऑन अक्टूबर 28 2025 न्यू दिल्ली में। ये पुरस्कार प्रोवाइड करे गए हैं 7 कैटेगरीज में, 7 कैटेगरीज में प्रोवाइड दिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत, ठीक है, ऑनर प्रोवाइड करना, एक्सीलेंस एंड डेडिकेशन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर में जो महिलाएं लगी हुई हैं उनको सम्मान देना, इसके अलावा उनको उनके डेडिकेशन को रिकॉग्नाइज करना। जैसे कि यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं कितने प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। द मीना स्वामीनाथन स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट क्रीचे वर्कर, बेस्ट क्रीचे वर्कर्स, बेस्ट क्रीचे सुपरवाइजर, बेस्ट लोकल लीडर, बेस्ट एनजीओ चाइल्ड केयर चैंपियन एंड ग्रेटिट्यूड टू CSR फंडर्स इन चाइल्ड केयर। जो CSR होता है, CSR के बारे में आपको कमेंट कर करके बताना है कि CSR कितना परसेंट कोई भी कंपनी योगदान देती है CSR के अंतर्गत। ये जो अवार्ड दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, ये आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फ्रंटलाइन चाइल्ड केयर वर्कर और सुपरवाइजर हैं, एज वेल एज जो लोकल पंचायत के लीडर हैं एंड एम्प्लॉयर हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम इनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं इनके काम को। इसके अलावा इट वाज टू सेलिब्रेट देयर टायरलेस एफर्ट्स वर्किंग ऑन द ग्राउंड विद इन कमिटीज। वो जो काम कर रहे हैं बिना थके, कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं, उनके काम को रिकॉग्नाइज करना। एंड एट द पॉलिसी लेवल टू मेक क्वालिटी चाइल्ड केयर एक्सेसिबल। दूसरी बात यह है जो चाइल्ड केयर है उसको हम क्वालिटी वाली कैसे करके बना सकते हैं एंड सबके लिए वो अवेलेबल कैसे करके हो सके। फिर यहाँ पर बात करी जाती है दोस्तों, जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारे इस काम से जो कास्ट का बैरियर है वो टूट जाता है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन पैसे वाला है, कौन गरीब है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस टू ओवरकम सोशल स्टिग्मा, सोशल जो स्टिग्मा लगा हुआ है उसको ओवरकम करना, डीलिंग विद critics of themselves by their families and communities as working with dirty children, ठीक है।
किसी किसी के मन में ये स्टिग्मा बैठ गया है कि ये तो गंदे बच्चों के साथ में काम करती हैं। तो ये जो स्टिग्मा है लोगों के मन में है, ये सारी बातें भी आती हैं चाइल्ड केयर वर्कर्स के बीच में। लेकिन धीरे धीरे पेरेंट्स के साथ में उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड करना चालू कर दिया है, इमोशनल बॉन्ड्स बनाए हैं चिल्ड्रन के साथ में, एंड ये होप करते हैं कि उनको एक चांस देंगे, उनको चांस दिया है लाइफ ने, दैट दे वुड नॉट अदरवाइज हैव, जो कि कहीं और से उनको नहीं मिल पाता। अब जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके बच्चों के चाइल्ड केयर की यहाँ पर बात करी जाती है, क्योंकि ऐसे समय में माइग्रेंट्स वर्कर पूरा दिन भर काम में लगे रहते हैं। कोई मिस्त्री के काम में लगा हुआ है, मदर्स भी रोटी बनाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए घर छोड़ करके चले जाती हैं। ऐसे में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज राइज होने चालू हो जाते हैं। तो अब जो केयर वर्कर है, अब उनको ही आगे आना है ऐसे समय में। वो एज ए हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में काम करते हैं, क्लीन एंड एडुकेट स्पेस प्रोवाइड करते हैं, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार से जो चाइल्ड केयर वर्कर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं माइग्रेंट्स वर्कर के लिए। एक काम नहीं है उनका, मल्टीपल रोल अदा करते हैं चाइल्ड केयर वर्कर। जैसे कि बच्चों के साथ में खेलते खेलते वो खुद बच्चे बन जाते हैं। दूसरी बात यह है, आने वाले समय में उनका करियर भी अच्छा हो, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। डिसीजन मेकर्स में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चों ने जो भी कदम उठाए हैं, बच्चा कोई भी काम में कितने आगे तक पहुंच पाया है, उस चीज को मॉनिटर करते हैं। जब कहीं जरूरत पड़ती है तो उस समय में इंटरवेंशन भी देते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इन स्कैंडिनेविया। चाइल्ड केयर वर्कर्स को यदि हम रिकॉग्निशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये क्लियरली फर्स्ट स्टेप है। हम हाईलाइट करते हैं उनके क्रिटिकल रोल को। वो क्वालिटी, केयर एंड स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव नेशंस का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी किया जा सकता है, जैसे कि उनको जो वेज कम दिया जा रहा है, मतलब वेतन जो कम दिया जा रहा है, उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारा जा सकता है, उनको स्किल प्रोवाइड किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आंगनवाड़ी के केंद्र खोले गए हैं कहीं पर भी टूटी फूटी बिल्डिंग में खोल दिए हैं। न बैठने की व्यवस्था है, न पीने साफ पीने की पानी की व्यवस्था है, ना तो वहाँ टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सरकार लेकर के आई थी इंडिया पालना स्कीम। ये देख लीजिए पालना स्कीम यहाँ। There is still little provisions for the child below the age of 3 years. बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से कम है उनके लिए भी काफी कुछ प्रोविजंस हैं। विथ ओनली 200 2500 ऑफ द ओवर 10,000 creaches approved under the गवर्नमेंट। बोला ये गया था कि भाई 10,000 को अप्रूवल मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितने सेंटर को? 2500 को ही मिला। दिक्कत वाली बात यह है कि अभी तक 2500 ही आंगनवाड़ी केंद्र काम कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं बजटरी अलोकेशन की। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेंटली यदि हम देखा जाए, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो जीडीपी का 0.4% ही सरकार खर्चा कर रही है, जिसके माध्यम से यूनिवर्सलाइजिंग किया जा रहा है गुड क्वालिटी केयर। मतलब आंगनवाड़ी के माध्यम से सरकार जो खर्चा कर पा रही है
वो जीडीपी का मात्र 0.4 कर पा रही है। लेकिन इसको ट्रिपल करने की जरूरत है, 1 से 1.5% जीडीपी का खर्चा करने की जरूरत है सरकार को। इसके बाद चाइल्ड केयर वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स के नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आज के समय में।